नमस्कार। कानपुर में विकास दुबे नाम के एक खूंखार अपराधी ने 8 पुलिस वालों को मार दिया और तकरीबन इतनों को ही ज़ख्मी कर दिया। इसके बाद जनता में दुख है और अफसोस है, लेकिन एक सवाल उठ रहा है लोगों के दिमाग में कि हमारे देश में जो पुलिस सिस्टम है वो ऐसे मौक़ों पर कमज़ोर क्यों पड़ जाता है। जब जो दूसरे लोग होते हैं, जो विरोधी होते हैं, जिस वक्त वो ताकतवर नहीं होते, उस वक्त तो हमारा पुलिस सिस्टम बहुत ही तेज़ी के साथ काम करता है, बड़े ही प्रभावशाली तरीके से वो काम करने का दावा करता है। लेकिन जब किसी ऐसे अपराधी से मुकाबले का वक्त आता है तो हमारा तमाम जो निज़ाम है वो बिखर कर रह जाता है। दरअसल इसके लिए हमें पुलिस के का जो ढांचा है उस पर गौर करना होगा। पुलिस के इस ढांचे में ही अपने आप एक गैर बराबरी है। दूसरे देशों में जहाँ हर जो अफसर होता है पुलिस का, पहले वो सार्जेंट बनता है, वहाँ से तरक्की करते हुए वो ऊंचे पद पर पहुँचता है। ये दूसरे देशों का मतलब यूरोप के और अमेरिका के मुल्कों से है, जहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत रही है। वहाँ तो कमोबेश हिंदुस्तान जैसा ही सिस्टम है, चाहे वो पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो। हिंदुस्तान में है वो पुलिस का त्रिस्तरीय सिस्टम है, जिसमें पहले में जो है एक जो पुलिस में कांस्टेबल भर्ती होता है वो अपनी ताउम्र कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या ज़्यादा से ज़्यादा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन पाता है। बहुत कम मामलों में वो सब इंस्पेक्टर बनता है। दूसरे जो सब इंस्पेक्टर से भर्ती होते हैं वो या तो सब इंस्पेक्टर्स ही रहते हैं, उसमें से बहुत कम इंस्पेक्टर्स बनते हैं और बहुत कम डीएसपी बनते हैं। और बाकी जो प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज के लोग होते हैं, पीपीएस, वो बतौर डीएसपी अपने करियर की शुरुआत करते हैं और 10-15 साल की नौकरी के बाद उन्हें आईपीएस में प्रमोट कर दिया जाता है। फिर वो डीआईजी, आईजी तक पहुंचते हैं। और जो आईपीएस है वो तो खैर हिंदुस्तान में जो हमारी औपनिवेशिक विरासत है उसी का हिस्सा हैं। जो जगह पहले अंग्रेज़ों की थी वो अब आईपीएस की है। तो ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है इसमें अपने आप में एक बड़ा भेदभावपूर्ण माहौल है। और यही वजह है कि जितनी तेज़ी के साथ, जितनी शिद्दत के साथ और जितने प्रभाव के साथ इस तमाम सिस्टम को काम करना चाहिए वो कर नहीं पाता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी तादाद है ये 95% से भी ज़्यादा हो सकती है, वो पुलिस में कांस्टेबल्स की और सब इंस्पेक्टर्स की है। लेकिन इनकी भर्ती किस तरीके से होती है उसका कोई पारदर्शी सिस्टम नहीं है। अलग अलग राज्यों में ये निर्भर करता है कांस्टेबल्स की और सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती की उस वक्त कौन सी पार्टी सत्ता में है। सत्ता के समीकरणों के हिसाब से ही ये भर्तियां होती हैं और कायदे से इसमें सबसे ज़्यादा योग्यता देखी जानी चाहिए, लेकिन इसमें ही सबसे ज़्यादा अनदेखी होती है। और पुलिस की भर्ती में सबसे जो ख़राब बात है वो ये है कि ज़्यादातर जो ज़ोर दिया जाता है वो शारीरिक मापदंडों पे दिया जाता है कि छाती फुलाकर इतनी होनी चाहिए, बिना फुलाए इतनी होनी चाहिए, लंबाई इतनी होनी चाहिए और इतनी दौड़ लगा पाए वो। अभी तकनीक का ज़माना है। तकनीक के ज़माने में आप जो पुराना जो वक्त था, जो भर्तियां किया करते थे, अंग्रेज़ भर्तियां किया करते थे, तो उसमें एक दूसरा मापदंड हुआ करते थे। लेकिन अब ये जो नया दौर है, ये साइंस का दौर है, इसमें वो दूसरे यार्डस्टिक्स होने चाहिए। अगर जो लोग उनकी वकालत करते हैं पुराने वक्त की, तो क्या करें। अंग्रेज़ों ने तो कभी हिंदुस्तानियों को पूरी पैंट नहीं पहनाई। उन्होंने हमेशा उन्हें उनकी औकात में रखने के लिए हमेशा उन्हें हाफ पैंट में रखा। क्या ये कर दिया जाए अंग्रेज़ों के ज़माने की तरह? जो हिंदुस्तानी अफसर थे, यहाँ तक कि डीएसपी के लेवल तक के, वो हाफ पैंट पहना करते थे। अब ऐसा कर दिया जाए, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी सबको हाफ पैंट पहना दिया जाए। ये तकनीक का दौर है, इसलिए इसमें और आपको कोई पहलवानी नहीं करानी है अपराधियों के साथ। आपको पुलिस वालों को इस तरीके से भर्ती करना होगा कि वो साइंस के सहारे से, वो सिस्टम, वो जो तकनीक होती है उसके सहारे से वो अपराधियों को और अपराध को ख़त्म करने की कोशिश करें। हमारे यहाँ पर एक के मुकाबले 1000 उम्मीदवार होते हैं, एक पद के मुकाबले। अक्सर आपने खबरें सुनी होंगी कि चपरासी की भर्ती निकली तो पीएचडी, एमबीए, बीटेक, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए लोग, ग्रेजुएशन किए हुए लोग लाइन में लग गए। और जो लोग पुलिस की वर्किंग कंडीशंस का रोना रोते हैं, कभी अपने आस पास पड़ोस में, गाँव में देखें कि जो लड़का जुम्मा 4 रोज़ पहले पुलिस में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुआ है, उसके घर की और उसकी आर्थिक हालत कैसे रातों रात बदल गई है। और ये नए लड़के जो हैं पुलिस में जो छोटे पदों पे भर्ती हो रहे हैं, यहाँ तक कि कांस्टेबल्स में उसमें बीटेक बहुत हैं, एमबीए बहुत हैं, बहुत सारे
MA, MSc, MCom, BA, BSc, BCom करके आ रहे हैं, लेकिन उनके पास जो डिग्रियां हैं उसका कोई फ़ायदा ना समाज को हो रहा है, ना आम जनता को हो रहा है, ना पुलिस के सिस्टम को हो रहा है कि उसमें कोई बेहतर कोई अंदाज़ पैदा हो, वो बहुत ही प्रभावशीलता के साथ अपने काम को अंजाम दें। अब आपके पास पहले के मुकाबले के जो पुलिस वाले हैं और उसके मुकाबले आपके पास तालीम ज़्यादा है, आपके पास जो शैक्षणिक योग्यता है वो ज़्यादा है, आपके पास डिग्रियां ज़्यादा हैं, लेकिन इसका फ़ायदा जनता को भी होना चाहिए, राष्ट्र को भी होना चाहिए, और इस जो पुलिस का सिस्टम है इसको भी होना चाहिए। पुलिसिंग अपने आप में एक आर्ट है। पुलिस का मतलब ये नहीं है कि आपने बस वर्दी पहन ली या आपने एक साथ भीड़ की तरह इकट्ठा होकर आपने किसी अपराधी के यहाँ पर धावा बोल दिया, छापा मार दिया, दबिश दे दी। पुलिसिंग एक आर्ट है, इसलिए इसमें तमाम बातें शुमार होती हैं कि जब आपको जाना है तो आपके पास कैसी इंटेलिजेंस गैदरिंग है, आपकी क्या तैयारियां हैं, आपके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, कैसे हथियार हैं, आप कैसे जाएंगे, कैसे घेरा डालेंगे, ये तमाम बातें आती हैं। और इसलिए कहा जाता है कि पुलिसिंग अपने आप में एक आर्ट है। एक जो काबिल और तजुर्बेकार पुलिस वाला होता है वो 95% से ज़्यादा मामलों में सिर्फ सामने वाले की शक्ल देखकर, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर और उसका मैनरिज्म देखकर ये अंदाज़ा लगा लेता है कि इसने अपराध किया है या नहीं किया, ये या फिर ये बेकसूर है, या फिर जिन लोगों पर शक है उसमें कौन हो सकता है गुनहगार। तो ये पुलिसिंग अपने आप में एक आर्ट है। पुलिस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप वर्दी पहनकर खड़े हो गए और आपने सिर्फ आते जाते लोगों को रोक लिया, उनसे वसूली कर ली, या फिर आपने तमाम जो गलत धंधे करने वाले हैं उनसे हफ्ता बांध लिया। ये पुलिसिंग नहीं है। इसके अलावा विकास दुबे के मामले में पुलिस से कहाँ गलती हुई? पुलिस को क्या विकास दुबे के बारे में पहले से मालूम नहीं था? विकास दुबे कोई ऐसा तो नहीं था कि वो फरार चल रहा था, वो खुद सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय था। उसकी बीवी जिला पंचायत की सदस्य है और उसका काफ़ी लोगों में उठना बैठना था। और इसके अलावा जब आपको उसे गिरफ़्तार करना था तो दिन में गिरफ़्तार कर सकते थे। आप गए अचानक रात को, ये भी नहीं कि आप अकेले गए, आपके पास भी पूरे उनके मुकाबले 10-12 गुना ज़्यादा लोग थे। कई थानों की फ़ोर्स थी, CO, SHO, सब इंस्पेक्टर्स, तमाम लाव लश्कर था, तमाम तरह के हथियार थे। लेकिन आप वहाँ रात में गए, आपने कोई तैयारी नहीं की, आपने कोई पहले से कोई उनके बारे में खबर और कोई सूचना एकत्र नहीं की। यहाँ तो कुछ जो मीडिया के लोग हैं, मीडिया के लोग मूर्ख होते हैं, स्ट्रिंगर होते हैं, उन्हें या तो पैसे मिलते नहीं हैं, बाकी उनका काम दलाली पर चलता है। कह रहे हैं कि मुखबरी हो गई। मुखबरी पुलिस की होती है या बदमाशों की होती है? जब आप एक ऑपरेशन करने जा रहे हैं तो आपको तमाम बातें इकट्ठा करनी चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि आप वैसे किसी छुटभैया है, कोई टटपूंजिया है, उसे गिरफ्तार करने गए, वो तो यूँ ही आपकी पकड़ में आ जाएगा। लेकिन आपको उसके बारे में मालूम था, वो एक दुर्दांत अपराधी था। उसने एक जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था उसने पुलिस स्टेशन के अंदर घुस के मारा, और कितने अफसोस और शर्म की बात है कि वो उसमें बरी हो गया। यानी कि किसी पुलिस वाले ने ये हिम्मत नहीं की कि उसके खिलाफ़ गवाही दे देते। तो ये विकास दुबे के इस मामले में पुलिस वालों का जो ये उनके ऊपर जो जान की जो उनकी हानि हुई है, जो 8 लोग मारे गए, यकीनन जब कोई व्यक्ति मरता है तो वो तो दुखी होता है, उसके परिवार वाले दुखी होते हैं और तमाम लोग दुखी होते हैं, क्योंकि एक पुलिस वाला ही पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होता है। विकास दुबे हमारा प्रतिनिधि नहीं है, हमारी प्रतिनिधि पुलिस है। और किसी भी सभ्य शासन में या जहाँ पर रूल ऑफ लॉ होता है, डेमोक्रेसी का तो आधार है कि एक अच्छी पुलिसिंग हो। लेकिन अगर आप इस तरह की हिला हवाली करेंगे, इस तरह की आप जो है पेशेवर गलतियां करेंगे, इस तरह का निकम्मेपन का सबूत देंगे, तो इससे आपका तो मनोबल टूटेगा ही, आम जनता का भी मनोबल टूटेगा। एक दुख की बात यह है कि लोग जातीय आधार पर अपराधी की और पीड़ित की हिमायत या उसका विरोध करते हैं। जैसा कि वो लखनऊ वाले केस में हुआ था, जिसमें एक जो लड़का था जो MNC में काम करता था, वो मर गया, तो उसकी जाति के लोगों की जो सहानुभूति थी, जो हमदर्दी थी, वो उसके साथ थी। लेकिन जो दूसरी जाति थी उसकी पुलिस वाले के साथ थी, क्योंकि पुलिस वाला उनकी जाति का था। ऐसा ही कुंडा में जब DSP मारा गया तो उसके मज़हब के लोगों की हमदर्दी उसके साथ थी। ऐसा ही इस केस में हो रहा है अब कि मानने वाला कौन है, मारने वाला कौन है, इस तरह की जो बातें होती हैं उसमें जाति आधार पर हमें अपना दुख या खुशी जाहिर नहीं करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति विकास दुबे की हिमायत नहीं कर रहा है, लेकिन केवल हम आंखें बंद कर लें, आंखें मूंद लें, इससे तमाम बातें सही हो जाएंगी, ये भी नहीं है।
हमें उन तमाम बातों पर गौर करना चाहिए, उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए जिनकी वजह से इस तरह की घटनाएं पेश आती हैं। अब बहुत सारे लोग हिमायत कर रहे हैं जिस तरीके से पुलिस ने वहाँ पर तोड़ फोड़ मचाई है दुबे के घर में, उसके घर को मिट्टी में मिला दिया है, तमाम जो उसकी गाड़ियाँ हैं, उसके जो ट्रैक्टर्स हैं, उसका जो फर्नीचर है उसे किर्च किर्च करके बिखेर दिया है। ठीक है, ये आपके दिल की तसल्ली हो सकती है, लेकिन क्या इससे काम हो जाएगा? असल बात तो ये है कि आप हर कीमत पर दुबे को गिरफ़्तार करें। वैसे तो 100% उसका एनकाउंटर ही होगा, लेकिन क्योंकि जैसा कि विधि का शासन कहता है, कानून कहता है कि उसे गिरफ़्तार करने की कोशिश करनी चाहिए और गिरफ़्तार कर कर उसे उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे, तब लोगों का सिस्टम में यकीन बढ़ेगा। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी है, लेकिन उसे आप जल्द से जल्द उसकी कहानी को ख़त्म कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि विदेश भाग जाए या वो सरेंडर करने में कामयाब हो जाए, तो ऐसे में भी पुलिस की ही कमी दुनिया के सामने उजागर होगी। स्थानीय स्तर पर आप लोगों से बात कीजिए, जो टेलीविज़न के स्टूडियोज़ में आकर बैठ गए हैं, पुराने रिटायर्ड अफसर हैं और दूसरे विशेषज्ञ हैं, वो बहुत सारी बातें करेंगे। मानसिक तनाव है, ट्रेनिंग नहीं है, राजनीतिक संरक्षण है, फलाना दबाव है। यानी कि उनके हिसाब से तमाम जो पुलिस में जो सुधार होना चाहिए वो पुलिस की तरफ से होना चाहिए। जनता के प्रति उनकी कोई जवाबदेही ना पहले थी ना आज है। और जो साहब बहादुर वहाँ बैठे हुए हैं स्टूडियोज़ में रिटायर होने के बाद, उनके दिमाग में, उनके दिल में भी पुलिस के लिए तो है, लेकिन जनता के लिए किस तरीके से वो पुलिस वाले अपना व्यवहार को सुधारें वो नहीं है। अभी जो तमिलनाडु में बाप बेटे को मारा था, बहुत सारी जगह पे ऐसी बातें होती हैं। तो ये सब इसलिए होता है कि एक अनुशासनहीनता की स्थिति है। और अनुशासनहीनता की स्थिति कैसे पैदा होती है? ऐसी पैदा होती है जैसा कि दुबे के गांव में जाकर उसके मकान को जो तोड़ा जा रहा है, उसके जो फर्नीचर्स को तोड़ा जा रहा है। इससे क्या होता है? इससे आप वक्ती तौर पर तो खुश हो जाते हैं, लेकिन यहीं से शुरुआत हो जाती है उस तमाम अनियमितता की जो आगे चलकर जनता के लिए ही दुखदायी साबित होती है। और जनता से पूछिए आप कि स्थानीय स्तर पर पुलिस वालों का किसके साथ गठजोड़ है? शराब बनाने वालों के साथ, शराब की तस्करी करने वालों के साथ, अतिक्रमण करने वालों के साथ, इसके अलावा जो डग्गे मार वाहन चलाने वाले हैं, जो गरीबों से हफ्ता लेने वाले हैं, जो अपराधी किस्म के लोग हैं, इसके अलावा जो पुलिस के मुखबिर होते हैं। पुलिस के मुखबिर आम लोगों के लिए एक परेशानी का, एक तकलीफ़ का सबब बने रहते हैं। इन तमाम बातों पर गौर देना चाहिए, लेकिन क्योंकि आजकल मीडिया का दौर है, तमाम बातें जो ज़रूरी हैं उन्हें भुला दिया जाता है, उन्हें फरामोश कर दिया जाता है और सिर्फ़ एक सनसनी पैदा करने की कोशिश की जाती है। बड़ी दिलचस्प बात है कि ऐसा कोई भी सत्ताधारी दल का नेता नहीं है जो पुलिस के जुल्म का शिकार ना हुआ जब वो विपक्ष में था। जैसा कि पहले होता था, इंदिरा गांधी के ज़माने में विपक्ष पर खूब लठतुड़ाई हुई, उसके बाद इमरजेंसी लगी, फिर इंदिरा गांधी सत्ता से बाहर हुई तो पुलिस ने संजय गांधी को भी पीटा सरेआम। जॉर्ज फर्नांडिस जिनकी पिटाई उल्टा लटका कर की गई, वो भी मंत्री बनने के बाद इन तमाम बातों को भूल गए। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में, मायावती, योगी आदित्यनाथ, योगी जी ने, महाराज जी ने तो खुद रो रो कर, टसुए बहाकर अपनी जो परेशानी थी वो संसद में बताई। और मुलायम सिंह जी के जब विपक्ष में थे तो उन्हें पुलिस के बड़े जुल्म का शिकार होना पड़ा। मायावती जी जब इलेक्शन लड़ी थी बुलंदशहर से लोकसभा का, उस दौरान पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की। लेकिन जब सत्ता में आए तो क्या हुआ? मुलायम सिंह यादव के ज़माने में मुजफ्फरनगर का रामपुर तरहाया कांड हुआ। उत्तराखंड में पुलिस पाशविकता की हद से भी गुजर गई। इसके अलावा मायावती ने भट्टा पासवान में क्या कराया, लोगों को याद होना चाहिए। अब महाराज जी के दौर में क्या हो रहा है? महाराज जी ने खुली छूट दे दी है पुलिस को। कभी किसी को खुली छूट नहीं देनी चाहिए। जमहूरियत का यही सबसे बड़ा एक नियम है, ये थंब रूल है कि कभी आपको किसी को भी छूट नहीं देनी चाहिए। सब कुछ नियंत्रण में रहना चाहिए। आज़म खान जो आज इस उमस भरी गर्मी में सपरिवार जेल की हवा खा रहे हैं, उन्होंने अपने दौर में किसी को नहीं बख्शा। रामपुर में उन्होंने अपने विरोधियों को दबाने के लिए पुलिस का ज़बरदस्त इस्तेमाल किया। अपनी जो उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था जौहर यूनिवर्सिटी, उसके लिए जो उन्होंने ज़मीन हथियाई वो उन्होंने पुलिस के डंडे से ही हथियाई। तो आज जो लोग पुलिस के जुल्म का शिकार हो रहे हैं या पहले हुए थे, उन्हें जब वो सत्ता में होते हैं, सत्ता से बाहर होते हैं, तो उनकी जो सोच है उसमें फ़र्क हो जाता है। उन्हें सोचना चाहिए कि जो कुछ उन्होंने भुगता है
वो आम लोग ना भुगतें। लेकिन दो तरह के लोग होते हैं, एक तो ये सोचते हैं कि जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा मैं दूसरे के साथ नहीं होने दूंगा। दूसरे वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई जैसा मेरे साथ हुआ मैं ऐसा ही औरों के साथ भी होते हुए देखना चाहता हूँ। जनता को तो हर कदम पर पुलिस की बदतमीज़ी को, उसकी ज़लालत को झेलना पड़ता है। आप जा रहे हैं, आप कितने बड़े आदमी हों, आप जा रहे हैं, आपकी गाड़ी को रोक लेगा एक पुलिस वाला, ठीक है, उसे अगर अधिकार भी है तो आपसे वो तमीज़ के साथ बात कर सकता है, लेकिन तमीज़ से बोलना तो उसके लिए बेहद बिलो डिग्निटी वाली बात हो जाएगी। वो आपसे तू तड़ा करके बात करेगा, बदतमीज़ से बात करेगा। उसने जो अपने बाप के पैसे से या अपने बल पर जो डिग्रियां हासिल की हैं उस वक्त वो नज़र नहीं आएंगी। उसकी डिग्रियां सिर्फ रॉब मारने के लिए या फिर कांस्टेबल के पद पर रहते हुए सब इंस्पेक्टर की और सब इंस्पेक्टर के पद पर रहते हुए डीएसपी की तैयारी के लिए तो होती है, लेकिन आम जनता के साथ किस तरह से पेश आना है, किस तरीके से एक सामने वाले भले वो मौजूद हो या आम आदमी हो उससे कैसे पेश आना है, उसमें उसकी जो डिग्रियां हैं वो कोई सहायता नहीं करती हैं। और सबसे अजीब और सबसे विचित्र बात है कि जो पुलिस के बड़े अफसर होते हैं उन अफसरों के दो रूप होते हैं। एक तो जब वो पब्लिकली बात करते हैं तो बड़ी तमीज़ से बात करेंगे टीवी कैमरे पे, मीडिया से, लेकिन अगर असल ज़िंदगी में वो अपने फ़र्ज़ को सही से अंजाम दें तो कोई सूरत नहीं है कि किसी भी तरह की कोई बदतमीज़ी या किसी भी तरह की कोई भी गलत हरकत पुलिस वालों की तरफ से हो जाए। राजकुमार संतोषी निर्देशित एक फ़िल्म है जिसका नाम है खाकी। खाकी में जो मुख्य नायक हैं वो अमिताभ बच्चन हैं जो पुलिस के डीसीपी बने हुए हैं। अमिताभ बच्चन का उसमें एक डायलॉग है और वो डायलॉग बिल्कुल सटीक बैठता है। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि अगर पुलिस ठान ले तो कोई कितना ही बड़ा बदमाश हो वो शहर में किसी एक बच्चे का खिलौना तक नहीं छीन सकता है। ये ताकत होती है पुलिस की। हमारे पास बेहद विशाल बहुत बड़ी तादाद में मानव संसाधन है, बहुत बड़ी तादाद में नौजवान लड़के हैं, स्वस्थ, सेहतमंद, दिलेर, और आजकल तो डिग्रियां भी हैं सबके पास। तो हमारा ये हक बनता है कि हमें एक अच्छा सिस्टम मिले, एक अच्छी पुलिस मिले। और ये जो पुलिस फोर्स है वो देहाती उजड़ लड़कों के ख्वाब को पूरा करने के लिए नहीं होती है। ये होती है कि समाज में एक भयमुक्त वातावरण हो और एक सुचारू व्यवस्था कायम हो। तो जब हमारे पास ये तमाम सुविधाएं हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं और ये हिंदुस्तान महाआबादी और बेरोज़गारी का मुल्क है, तो फिर आखिर हमें अच्छे लोग क्यों नहीं मिलते हैं? हमें अच्छे लोग मिलने चाहिए। और ये जो जनता को कुचलने की जो औपनिवेशिक मान्यता है, जो एक सोच चली आ रही है, इससे हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। और जो मकसद है, जो पुलिसिंग का मकसद है, वो कानून और व्यवस्था की स्थापना करना होना चाहिए और रूल ऑफ लॉ को कायम करना होना चाहिए। इसका मकसद जनता को कुचलना और एक समानांतर जो ताकत वाला जो सिस्टम है उसे कायम करना नहीं होना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।